जिन एलिमेंट्स का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन उड़ते उड़ते जा पहुंचता है उनके f ऑर्बिटल में, उन्हें कहते हैं हम f ब्लॉक एलिमेंट्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं यार, f ऑर्बिटल को हम f ऑर्बिटल ही क्यों कहते हैं? वाई नॉट e, g और h ऑर्बिटल? वेल, हर ब्लॉक का नाम डिराइव होता है उसके रेस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल से, जैसे कि s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। और ये जो s, p, d, f है ये डिराइव होते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ देयर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये मत पूछना कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्योंकि इसको तो हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। तो बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे 0, 1, 2, 3 होती है वैसे वैसे हमारा ऑर्बिटल होता है s, p, d, f, यानी कि शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। इसका मतलब f स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा एंड फाइनल वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये तो मैंने बता ही दिया बच्चों कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। वैसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जाता है उनके एफ ऑर्बिटल में, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि पीरियोडिक टेबल में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं किधर, है ना। अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ऐसे अलग कर दिया गया है, राइट। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल एक साथ में है और उसके बाद नीचे वो भी थोड़े डिस्टेंस पे इन एलिमेंट्स को रखा गया है। ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे हैं यूनिक, ये डिफरेंट है, ये स्पेशल है, इसीलिए इनको हमने अलग से रखा है। अब आप पूछोगे कि ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ ऑर्बिटल में, और उसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 3 को। यस, यू हर्ड मी राइट, ये सारे के सारे ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। आइडेंटिफाई करो ग्रुप 3 कौन सा है। यस, सही सुना आपने, इसी ग्रुप में सारे के सारे एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अभी समझाती हूँ कैसे। ओके, तो अब ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर होते हैं 14 लैंथेनाइड्स एंड 14 एक्टिनाइड्स। ओके, सब समझ में आएगा। लैंथेनाइड्स होता है 4f सीरीज, यानी कि इनमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जाता है 4f ऑर्बिटल में। एक्टिनाइड्स होते हैं 5f सीरीज, यानी कि इनमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जाता है 5f ऑर्बिटल में। बट हालांकि दोनों ही केस में कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? f ऑर्बिटल में। इसीलिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही क्या हैं? दोनों ही f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम हमें आपकी बात पे ट्रस्ट तो है बट समहाउ ये मतलब कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि सारे के सारे ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो ये कैसे अरेंज्ड है एक के बाद एक। उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि हर एक एलिमेंट एक एक अलग ग्रुप में है ना। लग तो ऐसा रहा है बट ऐसा है नहीं। सबसे पहले लैंथेनम को खोजो। लैंथेनम से ही नाम पड़ा है लैंथेनाइड्स, ठीक है। लैंथेनम La मिल गया, सबको मिल गया, मिल गया। ये जो लैंथेनम का घर है ना, इसी घर में एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड है सारे के सारे लैंथेनाइड्स, ठीक है। अब एक छोटे से घर में इतने सारे लोग रहते हैं, उनको हम कैसे दिखाते पीरियोडिक टेबल में, है ना। इतना छोटा सा तो घर है, उसके अंदर हम कैसे इतने 14 एलिमेंट्स दिखाते? नहीं दिखा पाते, इसीलिए हमने उनको नीचे दिखा दिया ऐसे। बट बेसिकली सारे के सारे लैंथेनाइड्स कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? जहाँ पर लैंथेनम है, यानी कि ग्रुप 3। ठीक उसी तरह लैंथेनम के ठीक नीचे आ जाओ तो दिखेगा एक्टिनम, ठीक है। तो एक्टिनम में कॉन्सेंट्रेटेड है सारे के सारे एक्टिनाइड्स। वहां भी वही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने उसे भी नीचे दिखा दिया, राइट। तो अब तो कन्विंस्ड हो कि सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के? ग्रुप 3। तो प्यारे बच्चों, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी ये है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होते हैं 2 सीरीज। पहला होता है लैंथेनाइड्स, जिन्हें हम कहते हैं 4f सीरीज, यानी कि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f ऑर्बिटल में। और ये लैंथेनाइड्स कहां से आया? फ्रॉम लैंथेनम।
उसी तरह से दूसरा सीरीज होता है एक्टिनाइड्स का, जो कि है 5f सीरीज, यानी कि इनमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जाता है 5f ऑर्बिटल में। एक्टिनाइड्स नाम क्यों पड़ा? आफ्टर एक्टिनम। कुल मिला के 14 लैंथेनाइड्स होते हैं एंड 14 एक्टिनाइड्स होते हैं, तो कुल मिला के टोटल 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी सुनेंगे आज हम इस वीडियो में। वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट आपको इसे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना होगा। से हेलो टू लैंथेनाइड्स। तो जो लैंथेनाइड्स हैं ये हमारे 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम काफी पेचीदे हैं, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज तो नहीं करते हैं, है ना। तो भाई इनको याद कैसे रखें? सबसे पहले क्या ये याद रखना जरूरी है? देखो टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है अगर याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके जब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बहुत सारी बातें करेंगे तो ना वो नहीं होता कि अजीब अजीब सा लगेगा कि ये कौन सा नाम है, ये कहाँ पे प्लेस्ड है। बट अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो बड़ी ही आसानी से आप प्रॉपर्टीज के ट्रेंड समझ सकते हो। और सीक्वेंस याद कैसे रखोगे? बहुत आसान है, मेमोरी टिप से, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे लैंथेनाइड्स की शुरुआत होती है कहाँ से? सीरियम से, और ये चलती है कहाँ तक? ल्यूटेटियम यानी कि Lu तक। अब एक लॉजिकल सा सवाल आप उनसे यहाँ पे जरूर ये पूछ सकते हो कि मैम नाम रखा है लैंथेनाइड्स और उसमें लैंथेनम है ही नहीं स्टार्टिंग में, है ना। पूछ ही सकते हो आप। इसके लिए मैं कहूंगी कि भाई लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो, क्या उसमें आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, तो यानी कि वो लैंथेनाइड्स के अंदर इंक्लूड होगा? नहीं होगा, है ना। तो मतलब हमारा जो सीरीज है वो शुरू होगा सीरियम से, खत्म होगा ल्यूटेटियम से। मेमोरी टिप हमारी क्या है? तो मेमोरी टिप कुछ ऐसी है। सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट समिट यूरोप गई। क्या किस्मत है सेरीना का, न्यू प्रोजेक्ट समिट के लिए यूरोप गई, है ना। एनीवेज वी शुड बी हैप्पी फॉर सेरीना। सो सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट समिट यूरोप गई। सेरीना बोले तो सीरियम, परसों बोले तो प्रेसोडाइमियम, न्यू बोले तो नियोडाइमियम, प्रोजेक्ट बोले तो प्रोमेथियम, समिट बोले तो समैरियम, यूरोप बोले तो यूरोपियम, गई बोले तो गैडोलिनियम। यहां तक हो गया? ओके। अब भाई सेरीना गई है तो उस प्रोजेक्ट समिट का कुछ तो थीम होगा, है ना। तो थीम क्या है? थीम कुछ यूं है, टेरिबल डिजीजेस हो इरेज। भाई जो डिजीजेस टेरिबल है ना उनका तो खत्म हो जाना ही अच्छा है, उनका इरेज हो जाना ही अच्छा है ना। सो टेरिबल डिजीजेस हो इरेज। टेरिबल बोले तो टर्बियम, डिजीजेस बोले तो डिस्प्रोजियम, हो बोले तो होल्मियम, इरेज बोले तो अर्बियम। थीम ये लिया, अब सेरीना ने यही थीम लिया था, तो लास्ट वाला पार्ट क्या है? थीम ये लिया। थीम बोले तो थूलियम, ये बोले तो वाइटोबियम, लिया बोले तो ल्यूटेटियम। हो गया, पूरा का पूरा लैंथेनाइड्स कवर कर लिया हमने इससे। तो यानी कि अगर आप सेरीना की ये कहानी याद रखोगे तो आपको सारे के सारे लैंथेनाइड्स के नाम वो भी करेक्ट सीक्वेंस में याद रहेंगे। तो एक और बार हम अपनी मेमोरी टिप को रिकैप करते हैं। सेरीना परसों न्यू प्रोजेक्ट यूरोप गई, टेरिबल डिजीजेस हो इरेज, थीम ये लिया। तो चलो बच्चों बात करते हैं अब लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो अगर सारे के सारे लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो तो क्या दिखेगा? क्या कॉमन है सब में? देखो सब में 6s2 कॉमन है, सब में है। और दूसरी चीज क्या है? सब में 4f है, लेकिन 4f की जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 14। देखो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, किसी में 4f1 है, किसी में 4f3 है, किसी में 4f4, 4f5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सुपर क्रिटिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसके आगे की सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। तो बच्चों अब बात करेंगे हम एटॉमिक साइज की। तो हम नोटिस करते हैं कि लैंथेनाइड्स के अंदर जैसे जैसे हम लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहीं पे हम बात करते हैं एक ऐसे टर्म की जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है फॉर लैंथेनाइड्स, और इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, छोटा होना। सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज द एवरेज डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई एज वी गो फ्रॉम लैंथेनम टुवर्ड्स ल्यूटेटियम, ठीक है। ओके, बात तो समझ में आई, बट मैम ये नहीं समझ में आया कि ऐसा होता क्यों है, साइज रिड्यूस होती क्यों है। रिड्यूस इसलिए होती है
एक अगर सिंगल एक लाइन में आंसर दूं, सो द आंसर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आया? बहुतों को आया, बहुतों को नहीं आया। इसके लिए मैं फटाफट से बताती हूँ शील्डिंग इफेक्ट की कहानी। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट कहता है कि भाई ये मेरा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। अगर न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ खींचने में सफल हो गया तो क्या होगा, तुम्हारा जो रेडियस है वो रिड्यूस होगा। पहले अगर इतना बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, इसको अपनी तरफ खींच लिया तो ये छोटा हो गया, है ना, तो तुम्हारा रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर इस न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में हम बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, पर्दे की तरह काम करेंगे, शील्ड की तरह काम करेंगे या स्क्रीन की तरह काम करेंगे, राइट। तो इट इज़ लाइक कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और आप जो है लेट्स से लास्ट बेंच पे बैठे हो, बट बीच में कोई नहीं बैठा है, तो आपको बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जो भी चीज़ें टीचर बोल रहा है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर बीच में सारे बच्चे बैठ गए हैं, कुछ बच्चे लंबे ज़्यादा हैं, राइट, तो क्या होगा, आपके लिए ये बैरियर्स आ गए। अब आप उतने अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ठीक से सुन भी नहीं पा रहे हो, बिकॉज बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं, करेक्ट। बट डिपेंड इस पे भी करता है कि आपके आगे जो बच्चे बैठे हैं, क्या वो बहुत लंबे बच्चे हैं जो आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर वो छोटे बच्चे हैं जिनके बैठने से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बच्चे आपके बीच में बैठे, क्या वो शोर करने वाले बच्चे हैं या बिल्कुल साइलेंट रहने वाले बच्चे हैं, राइट। उस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो व्यू है, आपको जो सुनाई दे रहा है, वो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट कितना होगा। बात को समझ रहे हो, लॉजिक को समझ रहे हो? तो यहाँ पे वैसा ही कुछ लॉजिक है। अब ये जो बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं, ये कौन से ऑर्बिटल में घुस रहे हैं, एफ ऑर्बिटल में। और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की ये खुद की उनकी ये प्रॉपर्टी होती है दैट उनका शील्डिंग इफेक्ट बड़ा पुअर होता है, यानी कि वो बहुत मजबूत स्क्रीन की तरह काम नहीं करते हैं। वो बिल्कुल ऐसे पतले से जो नहीं होते, ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले स्क्रीन है, तो उनके होने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। चूंकि उनके होने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इस वजह से हालांकि एज वी गो फ्रॉम लैंथनम टुवर्ड्स ल्यूटेटियम, तो वो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स नंबर में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी शील्डिंग इफेक्ट बड़ी पुअर है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एटॉमिक साइज है वो रिड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो ना, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है वो अभी भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही ले रहा है, तो ओवरऑल जो एटॉमिक साइज है वो जितना बढ़ना चाहिए था उसके हिसाब से वो काफी रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी सी द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इनफैक्ट अगर हम रेडियाई के स्पेसिफिक वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनकी वैल्यूज में फेयरली डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम लैंथेनम से ल्यूटेरियम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक किस्सा हमने और सुना था जब हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो याद है वहां पर हमने पढ़ा था सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, याद आया? कुछ कुछ तो याद आया होगा, राइट। तो वहां पर जब हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि यार सीरीज 1 और सीरीज 2 को अगर कंपेयर करें तो सीरीज 2 के साइजेस बड़े होते हैं, उसी तरह सीरीज 2 और सीरीज 3 को अगर हम कंपेयर करें तो उनके साइजेस सिमिलर होते थे। याद आया कुछ कुछ? ये वाला ग्राफ भी हमने देखा था तब, राइट। तो सीरीज 1 का ग्राफ देखो और सीरीज 2 का ग्राफ देखो, इनमें काफी फर्क है, मतलब काफी डिफरेंस है, लेकिन सीरीज 2 और सीरीज 3 के ग्राफ में इतना डिफरेंस नहीं है। और इसका कारण क्या था? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे ही आप सीरीज 3 पे आते हो तो वहां पे आपको दिख जाता है हमारा प्यारा सा लैंथेनम, और जहां लैंथेनम आ गया वहां पे क्या आ गया? लैंथेनाइट सीरीज आ गया, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया, है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भैया साइज अगर इतना बड़ा होना था वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो बेसिकली जितना बड़ा बढ़ना चाहिए था साइज को फ्रॉम सीरीज 2 टू सीरीज 3, उतना बढ़ने की बजाय वो साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही रह जाता है। तो ये बात जो है हमने देखी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। अगर हम स्पेसिफिकली दो एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल ZR एंड HF, जिरकोनियम एंड हैफनियम, तो हम देखते हैं कि इनके जो एटॉमिक रेडियाई हैं दे आर वेरी वेरी सिमिलर। मतलब एक का अगर 159 पिकोमीटर है तो दूसरे का 160 पिकोमीटर है, तो मतलब इतना सिमिलर है, इतना सेम है। और इसी वजह से ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये नेचर में भी एक साथ पाए जाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनको सेपरेट करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की।
तो देखो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लैंथेनॉइड्स के लिए हैं +2, +3, +4, ठीक है। लेकिन सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है। हालांकि ओकेजनली कभी कभार +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाया जाता है कभी सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इनफैक्ट इनके बारे में भी हम स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये +2 या +4 स्टेट पिक्चर में आते ही क्यों है, ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों आते हैं? वेल, इसका जवाब देता है कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि +2 स्टेट में जाने से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, राइट। तो अगर कभी किसी को मौका मिलता है कि भाई +2 स्टेट में अगर मैं चला जाऊं तो मेरा एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो कोई क्यों नहीं अवेल करेगा उसे, है कि नहीं? तो इन्हीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटीज की वजह से कई बार हमें +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर ऑल द लैंथेनॉइड्स दैट इज +3। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जहां पर हमें देखने को मिलता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि Eu2+, Yb2+, राइट। तो इनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आता है पिक्चर में? सबसे पहले ये आंसर करते हैं। तो इसके लिए क्या देखेंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं Eu2+ की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f7 6s2, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और +2 स्टेट में जाता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4f7, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों नहीं होना चाहेगा? ये बिल्कुल होना चाहेगा, और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है 2+, ठीक है। और वही कहानी एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी है Yb2+ में। वहां पर अगर ये 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो ये फुल्ली फिल्ड f ऑर्बिटल इसके पास होता है विच इज 4f14, तब भी वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों नहीं होना चाहेगा एक्स्ट्रा स्टेबल? बिल्कुल सब चाहते हैं स्टेबल होना। तो इस वजह से Eu2+ Yb2+ में हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो Eu2+ और Yb2+ हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई देखो, अभी फिलहाल स्टेबिलिटी की वजह से ये लोग +2 स्टेट में गए तो हैं, बट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। मतलब इनके बिरादरी में, लैंथेनॉइड्स के बिरादरी में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। तो भाई ये भी अलग रहना चाहते तो नहीं है, बट क्या करें, स्टेबिलिटी की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गए थे। तो अब ये चाहते हैं कि मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाऊं। तो अगर इनकी ऐसी चाहत है तो इन्हें क्या करना होगा? सोच के बताना। +2 स्टेट है, अगर Eu2+ है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी इसके ऊपर +2 आया है। अब मैं कह रही हूँ कि इसको +2 से +3 में जाना है, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तभी तो ये +3 में जाएगा, राइट। और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, यानी कि वो कैसा एजेंट होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो दैट इज द रीजन Eu2+, Yb2+ दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, डिस्प्रोजियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कैसे एजेंट होंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कहाँ जाना चाहेंगे? बताओ, इनके बिरादरी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो ये +4 से +3 में जाना चाहेंगे, राइट। तो +4 मतलब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब ये +4 होते हैं। +3 मतलब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब +4 से +3 में जाने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब ये +3 में जा पाएंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कि इन्हें खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। जब ये खुद रिड्यूस होंगे तो ये सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। यानी कि ये कैसे एजेंट्स होंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे।
तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका अपीयरेंस, सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, टार्निश रैपिडली इन एयर। अगर इसे हवा में ऐसे ही खुला छोड़ दो तो इनका जो लस्टर है, जो शाइन है, वो कम होने लगता है। हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ये उतने ज़्यादा हार्ड होते जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, समैरियम, ये स्टील हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है समैरियम। सम्राट, ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सम्राट, राजा, मतलब इट इज़ सुपीरियर देन एवरीबडी एल्स। सो समैरियम जो है ये बहुत ही हार्ड होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो नॉर्मली जो लैंथेनाइड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स रेंज करते हैं बिटवीन 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, बट यहाँ पर भी हमारा सम्राट थोड़ा अलग है। सो समैरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, विच इज़ 1623 केल्विन। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दे हैव द टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटल्स की तरह। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें कलर्ड आयंस की तो हम देखते हैं कि लैंथेनाइड्स के कई सारे ट्राईवैलेंट आयंस जो होते हैं वो कलर्ड आयंस होते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में भी एज वेल एज सॉलिड में भी। यहाँ पर एक्सेप्शन भी होता है हालांकि, जैसे कि लैंथेनम La3+ और Lu3+, इनके आयंस कलर्ड नहीं होते हैं। इनके अलावा बाकी सबके ट्राईवैलेंट आयंस जो है वो कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचो, कलर्ड आयंस हमें क्यों मिलते हैं? याद है हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इसे डिस्कस किया था। कलर्ड आयंस का कारण होता है एफ ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कूदा फांदी करते हैं एनर्जी लेवल्स, मतलब ग्राउंड स्टेट में है तो वहाँ से कूद के एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बड़ी आसानी से। वहाँ जाके रियलाइज होता है कि यार यहाँ हम स्टेबल नहीं है, तो वापस फॉल बैक करते हैं। जब वो फॉल बैक करते हैं तब वो एनर्जी रिलीज करते हैं और यही एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो हमें दिखती है, एंड दैट्स व्हाई द कलर्ड आयंस। ठीक है, तो यानी कि कलर्ड आयंस हमें तभी दिखेगा जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जंप करने के लिए, कूदा फांदी करने के लिए, जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हम नोटिस करते हैं कि La3+ और Lu3+, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं है। इसी वजह से ये दो एक्सेप्शन है जहां पर हमें कलर्ड आयंस देखने को नहीं मिलते हैं। बट इसके अलावा आप कोई सा भी ट्राईवैलेंट आयन उठा लो किसी भी और एलिमेंट का, वहां पर आपको एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें कलर्ड आयंस मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू होती है कहानी एक्टिनॉइड्स की। तो ठीक लैंथेनॉइड्स की तरह एक्टिनॉइड्स में भी होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स, और एक्टिनॉइड्स की कहानी शुरू होती है फ्रॉम थोरियम, दैट इज TH, और इसकी कहानी चलती है टिल लॉरेंसियम, दैट इज LR। ठीक है, तो ये 14 एलिमेंट्स कुल मिला के बनाते हैं हमारे एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जैसे ही हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की हम जैसे ही बात करते हैं, वही पिक्चर में आ जाता है हाफ लाइफ। राइट, वी हैव ऑल लर्नड अबाउट रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में, है ना। तो अब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका एक हाफ लाइफ होता है। राइट, मतलब उस टाइम तक वो जो एलिमेंट है वो अपना हाफ डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है। ठीक है, अब एक्टिनॉइड्स में हम देखते हैं कि जो इसके अर्लियर मेंबर्स हैं, जो शुरुआत के मेंबर्स हैं, उनका हाफ लाइफ तो तब भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाद के तरफ के मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। नाउ व्हेन आई से बहुत छोटी होती है हाफ लाइफ, इट इज़ एज लेस एज 1 डे और इवन 3 मिनट्स। आई एम नॉट किडिंग, लॉरेंशियम का हाफ लाइफ होता है 3 मिनट्स। कैन यू बिलीव दैट? मतलब 3 मिनट्स में हाफ लाइफ, हाफ ऑफ इट इज ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड। तो आप खुद सोच के बताओ कि जिसका हाफ लाइफ इतना कम होगा, क्या हम वैसे एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएंगे? नॉट रियली, क्योंकि बाय द टाइम यू आर प्रोड्यूसिंग देम, मतलब इट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। राइट, सिमिलरली क्या इन एलिमेंट्स के बारे में आप बहुत डिटेल में स्टडी कर पाओगे? नॉट रियली। स्टडी करने के लिए यू नीड सम टाइम, राइट। सो दैट्स द रीजन एक्टिनॉइड्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। तो इसीलिए आपके लिए खुशखबरी है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा एक्टिनॉइड्स में, है ना। सो जोक्स अपार्ट, ये हमारे एक्टिनॉइड्स हैं। तो चलो अब देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके बारे में खास बातें क्या है।
तो बच्चों से हाय टू एक्टिनॉइड्स। अब एक्टिनॉइड्स में हमें सीक्वेंस से इन सारे एक्टिनॉइड्स के नाम याद रखने हैं। अब वही सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इनको याद कैसे रखेंगे, और मैं वही जवाब दूंगी कि मेमोरी टिप से। अगर आप चाहो तो इस मेमोरी टिप को फॉलो करो, अगर आप चाहो तो आप अपना मेमोरी टिप भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा मेमोरी टिप कुछ ऐसे है। थोड़े प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। थोड़े बोले तो थोरियम, प्लैनेट्स बोले तो Pa दैट इज प्रोटैक्टिनियम, यूरेनस यूरेनियम, नेपच्यून नेपच्यूनियम, प्लूटो प्लूटोनियम। ठीक है, यहां तक सब ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन क्यूरी गई बर्कली कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडल जैसे नोबेल लॉरियट से मिलने। ठीक है, कौन गया? अमेरिकन क्यूरी। अमेरिकन बोले तो अमेरिशियम, क्यूरी बोले तो क्यूरियम, बर्कली बोले तो बर्किलियम, कैलिफोर्निया बोले तो कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइन बोले तो आइंस्टाइनियम, फर्मी बोले तो फर्मियम, मेंडल बोले तो मेंडेलेवियम, नोबेल बोले तो नोबेलियम, लॉरेट्स बोले तो लॉरेंसियम। तो इस तरीके से हम सारे के सारे एक्टिनॉइड्स राइट फ्रॉम थोरियम टिल लॉरेंसियम याद रख सकते हैं। तो चलो एक और बार रिकैप कर लेते हैं हम हमारे मेमोरी टिप का। थोड़े प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है, सुपर्ब। अमेरिकन क्यूरी गई बर्कली कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडल जैसे नोबेल लॉरियट से मिलने। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे एक्टिनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सारे एक्टिनॉइड्स में 7s2 कॉमन होता है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है 6d और 5f। ये दोनों ऑर्बिटल्स तो कॉमन होते हैं, बट इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो वेरिएबल होती है। 5f में कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, अप टू 14 तक वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होती है। ठीक उसी तरीके से 6d की भी जो ऑक्यूपेंसी है वो वेरिएबल होती है। अब आप सोचोगे कि जब हम इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को एक लगातार देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 5f और 6d की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें काफ़ी इरेगुलरिटी है, राइट। और इस इरेगुलरिटी का कारण क्या है, आप बताओ? स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि सभी लोग स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। हाफ फिल्ड स्टेट, फुल्ली फिल्ड स्टेट, ये सारे एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी हो जाती है, और उसी वजह से हमें 5f और 6d में वेरिएबल ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम एटॉमिक साइज की। अब देखो सारी चीज़ें बड़ी आसान है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने लैंथेनाइड्स के केस में ऑलरेडी पढ़ा था। जिस तरह से हमने लैंथेनाइड्स के केस में देखा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी तरह एक्टिनाइड्स के केस में हमें देखने को मिलता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जैसे जैसे हम थोरियम से लॉरेंशियम की तरफ जाते हैं, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज को ही हम कहते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस डिक्रीज का कारण क्या होता है? पहले भी ये कहानी सुनी थी हमने, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर भी इन्वॉल्व कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं? f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। फर्क सिर्फ इतना है कि लैंथेनाइड्स के केस में 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पर 5f ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। बट f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइजेस है वो डिक्रीज होते रहते हैं, साइजेस बढ़ नहीं पाते हैं, एंड दैट्स एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करने वाले हैं हम अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स की एक खास बात ये होती है कि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है। कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं, बल्कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी भी एलिमेंट में हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों देखने को मिलते हैं? ऐसा तभी होता है जब उसके अंदर हमारे पास कंपेरेबल एनर्जीज के ऑर्बिटल्स हों। अभी जैसे अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप फोकस करो तो आप देखोगे इनमें 5f इन्वॉल्व है, 6d इन्वॉल्व है और 7s इन्वॉल्व है, और इन सब की एनर्जीज कंपेरेबल है। इनकी n और s की वैल्यूज देखो, मैच करके देखो, सारे कंपेरेबल एनर्जीज की हैं। चूंकि सारे कंपेरेबल एनर्जीज की हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कूदा फांदी करना आसान होता है, राइट। एक लेवल से दूसरे लेवल, सारे लेवल्स पास पास होते हैं। तो इट इज़ लाइक कि अगर सीढ़ियाँ बिल्कुल, एक होता है कि सीढ़ी ऐसे है, तो इस सीढ़ी से इस सीढ़ी तक जंप करने के लिए भाई
मेहनत लगेगी। बट अगर एक सीढ़ी ऐसे हो दूसरा ऐसे है तो बड़ी आसानी से जंप कर सकते हो, है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है कि चूंकि कंपेरेबल एनर्जीज के एनर्जी लेवल से है तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से कूदा फांदी कर सकते हैं, और इस कूदा फांदी से क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारे आ सकते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन कूद गए +2 आ गया, 3 कूद गए +3 आ गया, 4 कूद गए +4 आ गया, एंड सो ऑन, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। हालांकि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स में देखने को मिलता है दैट इज +3, और ये इनकी एक सिमिलैरिटी है विथ लैंथेनॉइड्स, क्योंकि लैंथेनॉइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। अगर हम पैटर्न को देखें तो हम देखते हैं कि शुरुआत की तरफ जो एक्टिनॉइड्स हैं इनमें हमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं, +3, +4, +5, +7 तक के स्टेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लेटर हाफ में जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमें इतनी वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं मिलते हैं। एक बात तो ये भी बताया था मैंने कि लेटर हाफ में जैसे जैसे आप जाओगे ना तो वहां पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका हाफ लाइफ भी बहुत कम होता है, तो भाई इतनी स्टडी करने की ऑप्शन ही नहीं होती है, राइट। तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का पैटर्न। तो प्यारे बच्चों अब बात करेंगे हम एक्टिनॉइड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला अपीयरेंस, ये सिल्वरी होते हैं इन अपीयरेंस। बात करें अगर स्ट्रक्चर की तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले करते हैं, और अगर बात करें इनके रिएक्टिविटी की तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो चूंकि रिएक्टिविटी की बात करें तो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल इनका रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उस हाइड्रोजन से बनता है हाइड्राइड, ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड। तो बेसिकली बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं एक मिक्सचर ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। इनफैक्ट हम नोटिस करते हैं कि ये एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ये अधिकतर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट कर जाते हैं। अगर बात करें एसिड्स की तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इन सारे मेटल्स को अटैक करता है, और अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो वहाँ पर जो रिएक्शन है वो थोड़ा कम होता है, स्लाइटली अटैक कर पाता है नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के दौरान बनता है एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जो नाइट्रिक एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करता है। तो बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ा, सो लेट अस टेक अ क्विक लुक वंस अगेन कि इनमें से कौन से ऐसे प्रोमिनेंट एलिमेंट्स थे जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि आयरन एंड स्टील जो एक्सेलेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में काम आते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइटेनियम एंड मैंगनीज के बारे में, और इन दोनों के ऑक्साइड्स के भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। जैसे कि TiO टाइटेनियम का ऑक्साइड इज वेरी यूजफुल इन द पिगमेंट इंडस्ट्री, मैंगनीज का ऑक्साइड इज यूज्ड इन ड्राई बैटरी सेल्स। बात अगर हम करें ग्रुप 11 एलिमेंट्स की, उन्हें हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्योंकि ये वैसे एलिमेंट्स हैं जिससे कॉइन्स बनते हैं या बनते थे। इतना ही नहीं, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर छुपे हैं कई एक्सेलेंट कैटलिस्ट्स जो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि आयरन के ऑक्साइड यूज होते हैं एज कैटलिस्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। जैसे कि पैलाडियम का क्लोराइड यूज होता है एक कैटलिस्ट की तरह इन वैकर्स प्रोसेस। जैसे कि वैनाडियम का ऑक्साइड यूज होता है एक कैटलिस्ट की तरह इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इतना ही नहीं, अगर हम फोटोग्राफिक इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर पाया जाता है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और सिल्वर वो भी हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ही फॉल करता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो इतना सारा टाइम स्पेंड करके हमने समझा डी एंड एफ ब्लॉक। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।